गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल IBC 24। मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर से इस बुलेटिन में आपको करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले अब तक की सुर्खियों पर एक नजर। कांग्रेस के हाथ जोड़ो अभियान के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त, अरुण यादव को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी, प्रमोद तिवारी को मध्य प्रदेश की कमान। उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव सम्मेलन का आज दूसरा दिन, संघ प्रमुख मोहन भागवत होंगे शामिल, महाकाल मंदिर में जल स्तंभ का करेंगे लोकार्पण। लोधी समाज के कार्यक्रम में बोली पूर्व सीएम उमा भारती, मैं कभी नहीं कहती लोधी करें बीजेपी को वोट, आप आजाद हैं, जो सही लगे वो करें। एमपी में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का 14वां दिन, सरकार ने अब तक नहीं ली है सुध। ग्वालियर में आबकारी विभाग की छापामार कार्रवाई, कंजरों के डेरे से जहरीली शराब बनाने का सामान जब्त, आरोपी मौके से फरार। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड, कई जिलों में तापमान 12 डिग्री से कम, कोहरे का कारण। ग्वालियर में सुबह 9:30 बजे से अब लगाया जाएगा स्कूल। हेडलाइंस के बाद रुख करते हैं खबरों का और सवेरे सवेरे चाय की चुस्कियों के साथ सबसे पहले मध्य प्रदेश की ठंड का अपडेट आपको देते हैं। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कोहरे से विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। नौगांव में जहां 4 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान पहुंच चुका है, तो वहीं ग्वालियर और दतिया की अगर बात करें तो यहां पर घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इधर टीकमगढ़ और निवाड़ी में येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। ज्यादातर जिलों में 12 डिग्री तक न्यूनतम तापमान पहुंच चुका है, जिसकी वजह से लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी कोहरे की वजह से है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम है। मौसम विभाग ने कई जगह के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो वहीं कई जगहों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान जो है वो 12 डिग्री तक दर्ज किया गया। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कड़ाके की ठंड मध्य प्रदेश में इस वक्त पड़ रही है। वहीं कड़ाके की ठंड की वजह से स्कूल के समय में भी बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि ग्वालियर में सुबह 9:30 बजे से अब क्लासेस लगाई जाएंगी। बढ़ती ठंड की वजह से ये फैसला लिया गया है। कलेक्टर ने अब इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो जिस तरह से ठंड मध्य प्रदेश में पड़ रही है और जिस तरह से ग्वालियर चंबल में घना कोहरा छाया हुआ है, इसको लेकर एक अहम फैसला लिया गया है। स्कूलों के टाइम में अब बदलाव किया गया है। स्कूल अब 9:30 बजे से लगाए जाएंगे, जिसके लिए कलेक्टर ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो ग्वालियर चंबल में कितना घना कोहरा है ये आप देख रहे हैं। और मौसम पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से विवेक पटैया, इंदौर से शालिनी हाड़िया और ग्वालियर से हमारे साथ नासिर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ग्वालियर का ही रुख कर लेते हैं। नासिर, जिस तरह से ग्वालियर में घना कोहरा छाया हुआ है, अब तो कलेक्टर ने भी आदेश जारी कर दिए कि स्कूल की टाइमिंग में भी बदलाव कर दिया जाए। बिल्कुल रचना, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो ठंडे शहरों में है वो दतिया है और उसके बाद ही ग्वालियर चंबल संभाग में अगर देखा जाए तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है। असर यह है कि 5 डिग्री से नीचे तापमान चला गया है। दतिया में 3.9 दर्ज किया गया और इसके चलते अब कलेक्टर ग्वालियर ने फैसला ये लिया है कि जो स्कूल की क्लासेस है वो 9:30 बजे का उन्होंने टाइम कोशिश कर दिया है कि 9:30 बजे के बाद ही स्कूल खुलेंगे, उससे पहले नहीं खुलेंगे, क्योंकि उत्तर मध्य भारत से जो ठंडी हवाएं आ रही है उससे कहीं ना कहीं वो प्रति किलोमीटर के जो उनके हिसाब है बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है और यही वजह है कि अब गलान सी महसूस हो रही है। और इसके चलते लगातार कलेक्टर के पास भी शिकायतें पहुंच रही थी कि स्कूल है वो टाइमिंग नहीं बदल रहे, जिसके बाद कलेक्टर ने कल देर रात ये फरमान जारी किया है कि अब ग्वालियर चंबल संभाग में जितने भी स्कूल है वो 9:30 बजे के बाद ही खुलेंगे, यानी कि 9:30 बजे के बाद ही क्लासेस लगेगी। तो एक राहत देने की कोशिश की है कि लगातार, क्योंकि कोहरे के साथ साथ ठंड भी बहुत ज्यादा ग्वालियर चंबल संभाग में पड़ रही है। निश्चित तौर पर विजिबिलिटी की वजह से भी काफी ज्यादा परेशानी होती है। रुक कर लेते हैं भोपाल का, विवेक हमारे साथ है। विवेक, आगामी दिनों के लिए मौसम विभाग का क्या कुछ कहना? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मौसम की यदि हम बात करें तो
मौसम में थोड़ा बदलाव जरूर हुआ है, ठंड थोड़ी तेज पड़ने लगी है, लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी कि अमूमन दिसंबर के लास्ट वीक में और जब 31 नए साल का आगमन होता है तब जो है ठंड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा अभी दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि न्यूनतम जो तापमान है राजधानी भोपाल का वो 12 डिग्री से ऊपर बना हुआ है और जो अधिकतम तापमान है वो 23 डिग्री के आसपास है। उसके बावजूद जो कड़ाके की ठंड पड़नी चाहिए वो भोपाल में दिखाई नहीं देती है, लेकिन मौसम विशेषज्ञों की माने तो भोपाल में कुछ दिनों बाद जो है ठंड पड़ सकती है और इसका एक बड़ा कारण जो है राजस्थान से आ रही ठंडी हवाएं हैं और मैदानी इलाकों से जो ठंडी हवाएं आ रही है उसका असर राजधानी भोपाल में पड़ सकता है। हालांकि राजधानी भोपाल के अलावा प्रदेश के कई हिस्सों की यदि हम बात करें तो मौसम केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किए को घने कोहरे को लेकर और मावठे को लेकर। तो ये कह सकते हैं कि प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने की अभी भी उम्मीद है और काफ़ी तेज ठंड पड़ने की उम्मीद जो है आने वाले समय में मौसम विभाग जता रहा है, क्योंकि जो फसलें हैं उनको भी ठंड की ज़रूरत है। जब तक कड़ाके की ठंड नहीं पड़ेगी तब तक चने की फसल हो या गेहूं की फसल हो उस पर जो है ठंड नहीं पड़ने के कारण फसलें खराब हो रही है या फिर फसलों पर उसका असर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में किसानों को भी उम्मीद है कि आने वाले समय में ठंड जो है तेज पड़ेगी, लेकिन फिलहाल जो है ग्वालियर चंबल अंचल और बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा छोड़ दे तो प्रदेश के कई हिस्सों में जो है अभी कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मौसम केंद्र ये कह रहा है कि जनवरी के महीने में ये जरूर जो है इन इलाकों में भी कड़ाके की ठंड होगी। बिल्कुल विवेक, फसलों के लिए तो ठंड जो है वो काफी अच्छी है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए ठंड कितनी अच्छी होगी जिनके सर पर कोई छत नहीं है। शालिनी का रुख कर लेते हैं। शालिनी, इंदौर में क्या कुछ तैयारियां हैं, रैन बसेरों के खास तौर पर क्या स्टेटस है, क्योंकि कड़ाके की ठंड के लिए मौसम विभाग ने अब अलर्ट जारी कर दिया है। आने वाले दिनों में तापमान और भी गिरेगा, ऐसे में उनका क्या और उनके लिए प्रशासन की क्या तैयारी जिनके सर पर छत भी नहीं है? बिल्कुल रचना, देखिए इंदौर शहर के अंदर हालांकि दिसंबर का जो महीना है उसमें इतनी कड़ाके की ठंड महसूस नहीं हो रही है जो बीते 10 सालों से देखी जा रही है। यहाँ पर न्यूनतम तापमान बात की जाए तो 13 डिग्री तक पहुँच गया है, जो 3 दिन पहले 10 डिग्री तक था, और इसके साथ ही अधिकतम तापमान 24 डिग्री के आसपास बना हुआ है। इंदौर नगर निगम ने खासतौर पर रेन बसेरों पर काम किया है। सार्वजनिक स्थानों पर रेन बसेरे बनाए गए हैं, जैसे बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के आसपास, जिससे किसी भी तरह की समस्या ना हो। अलाव की व्यवस्था खासतौर पर सुनिश्चित करने का काम जो है वो प्रशासन ने किया है, क्योंकि कड़ाके की ठंड जनवरी में उम्मीद की जा रही है कि ज़्यादा महसूस होगी और रात के समय भी उत्तरी पूर्वी हवाएं तेज चलती है और ऐसे ही स्थिति सुबह के समय होती है। केवल इंदौर शहर में दिन के समय ही धूप अधिक महसूस होती है और तापमान 24 से 25 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसे में बड़े पैमाने पर इंदौर नगर निगम ने काम किया है। उन स्पॉट्स को भी चिन्हित किया जा रहा है जहां पर ज़्यादा आवाजाही ऐसे लोगों की रहती है, तो उन्हें एक प्रॉपर रेन बसेरे में शिफ्ट किया जाए। इस और भी तेज़ी से काम किया जा रहा है। इसके अलावा लोग खुद से सतर्क हो गए हैं, क्योंकि मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले जितने भी लोग आपको नज़र आएंगे वो बिल्कुल जैकेट शॉल में नज़र आएंगे। इसके साथ ही जो अन्य बीमारियों से ग्रसित है, खास तौर पर जो हार्ट पेशेंट है, वो इस समय अधिक सतर्कता बरते हुए हैं। और आने वाले दिनों में अगर मैं मौसम की बात करूं तो इंदौर शहर में जनवरी में कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी और जो तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। वर्तमान में बात की जाए तो दिसंबर का ये 10 साल का पहला, जैसे मैं जिक्र कर रही थी, एक दशक में पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिसंबर महीने में एक भी कोल्ड डे नहीं आया, सीवियर कोल्ड डे नहीं आया। नहीं तो अमूमन स्थिति 5 से 9 डिग्री तक पहुंच जाती है। उत्तरी हवाएं इस समय जो आ रही है वो इंदौर शहर के 100 किलोमीटर की दूरी पर उत्तरी पूर्वी हो जा रही है, जिसकी वजह से जिस तरह की ठंड की अपेक्षा हर साल की जाती है वो कम हुई है और इसका इफेक्ट अब फसलों पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक जैसे तापमान की इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है रबी की फसलों को, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन तापमान का जो एकदम से उतार चढ़ाव की स्थिति है उससे प्रभावित होते भी नजर आ रही है और कई जगह जो फसलें हैं उसमें कीड़े भी पड़े हैं। ये हालिया सर्वे में सामने भी आया है।
चलिए शालिनी, विवेक और नासिर, आप तीनों भी अपना पूरा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आज सुबह से लेकर देर रात तक आप लोग भी ग्राउंड पहुंचकर तमाम रिपोर्टिंग जो है वो हर खबर पर हम तक पहुंचाते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इसके साथ साथ IBC 24 अपने तमाम दर्शकों से भी यही अपील करता है, मध्य प्रदेश के दर्शकों से खास तौर पर, कि आप अपना ख्याल रखें और सावधान रहें, क्योंकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड के लिए अलर्ट जारी किया है। बढ़ेंगे आगे। कोरोना की पहली नेजल वैक्सीन को मंजूरी देने के 4 दिन के बाद केंद्र सरकार ने इसकी कीमत को भी अब तय कर दिया है। बता दें कि भारत बायोटेक की ये वैक्सीन सरकारी हॉस्पिटल्स में 325 रुपए में लगवाई जा सकेगी। वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अगर बात करें तो इसके लिए इसके 800 रुपए आपको चुकाने होंगे। वैक्सीन जनवरी के आखिरी हफ्ते से आम जनता के लिए उपलब्ध हो जाएगी। वहीं केंद्र ने दुनिया की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन को 23 दिसंबर को मंजूरी दी थी। कोवैक्सीन बनाने वाली हैदराबाद की भारत बायोटेक ने इसे वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर निर्माण किया है इसका। वहीं नाक से ली जाने वाली इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लिया जा सकेगा, यानी कि अगर आपने 2 डोज ले लिए हैं तो इसे आप बूस्टर डोज के तौर पर ले सकते हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि जिसने 3 डोज ले लिए हैं उन्हें अतिरिक्त डोज की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 3 ही डोज पर्याप्त है। तो सेहत से जुड़ी कई खबरें हमने आपको बताई, लेकिन अब जरा बात कर लेते हैं स्वास्थ्य कर्मियों की, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मी मध्य प्रदेश में हड़ताल कर रहे हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का आज 14वां दिन है। 13 दिनों से लगातार ये हड़ताल कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, और आज इसका 14वां दिन। नियमितीकरण और कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं मांग पूरी ना होने तक हड़ताल पर डटे रहने की चेतावनी कर्मी दे रहे हैं। हड़ताल का स्वास्थ्य सेवाओं पर भी किस तरह से असर पड़ रहा है, ये अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो ये आप भली भांति जानते भी हैं। मांगे पूरी ना होने तक, हालांकि इनका कहना है कि ये हड़ताल पर डटे रहेंगे, इनकी तो सुननी ही होगी, मांग पूरी नहीं हुई तब तक ये लगातार हड़ताल करेंगे। और ये समझ में भी आ रहा है, क्योंकि आज हड़ताल का 14वां दिन है। 13 दिनों से नियमितीकरण और कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, ये तस्वीर भोपाल की इस वक्त आप देख रहे हैं। लगातार प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। आज 14वां दिन है, लेकिन अब तक के इनकी सुध नहीं ली गई है। अब तक ऐसी कोई पहल नहीं की गई है कि बातचीत के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जाए, ताकि जो परेशानी हो रही है, जो स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ रहा है, वो भी ना पड़े। बंद करो, हमको नियमित कब करोगे? रुक करेंगे उज्जैन का, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव की शुरुआत की जा चुकी है। जल महोत्सव सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। आज संघ प्रमुख मोहन भागवत इसमें सम्मिलित होंगे। बता दें कि महाकाल मंदिर में जल स्तंभ का निर्माण किया गया है, इसका लोकार्पण आज वो करने जा रहे हैं। इसी तरह से कल ज्योतिरादित्य सिंधिया, गोवा के CM प्रमोद सावंत शामिल होंगे। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी आज इसमें शिरकत करने जा रहे हैं। तो महाकाल मंदिर में जल स्तंभ का आज लोकार्पण होगा। ये लोकार्पण संघ प्रमुख मोहन भागवत करने जा रहे हैं। महाकाल मंदिर में इसका लोकार्पण किया जाना है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव का आज दूसरा दिन है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे उज्जैन सहयोगी इंद्रेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रेश, जल महोत्सव सम्मेलन का आज दूसरा दिन, कार्यक्रमों में क्या कुछ खास रहने वाला है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि आज अंतर्राष्ट्रीय जल संरक्षण को लेकर आज दूसरा दिन है, जिसे लेकर आज संघ प्रमुख मोहन भागवत जी उज्जैन आएंगे और इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। और सबसे पहले बाबा महाकाल मंदिर में पहुंचेंगे और वहां पे दर्शन के बाद जल स्तंभ का अनावरण करेंगे, जो कि 60 किलो चांदी से तैयार किया गया है। आपको बता दें कि ये जो स्तंभ है, मतलब अंदर से पत्थर का है और बाहर से इसमें 60 किलो चांदी से इसको पूरा तैयार किया गया है। तो जो आज पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, और वही यही कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगा और लगभग 1:30 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा। और इस दौरान जो है संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ये जल स्तंभ का अनावरण करेंगे, और उसके बाद में फिर वह लगभग 3 बजे के लगभग वह मालगुडी डे जाकर वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जल संघ कार्यक्रम में शामिल होंगे। और वहीं बात करें तो अभी यह दूसरा दिन है। कल इस कार्यक्रम का समापन है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे, और उसके बाद ही इस कार्यक्रम का समापन होगा। जी, ये तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रेश। इधर इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सत्र तय कर दिए गए हैं। आयोजन की रूपरेखा भी अब सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि 30 घंटे में 19 सेशंस होंगे, यानी कि 19 सत्र का आयोजन किया जाएगा। 88 उद्योग समूह, 4500 उद्यमियों के साथ इस सेशन में मंथन किया जाएगा। 14 सेक्टर के करार पर भी
विचार होगा। तो आयोजन की रूपरेखा बनाई जा रही थी जो अब सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 30 घंटे का होगा, जिसमें 19 सेशंस होंगे, 88 उद्योग समूह, वहीं 4500 उद्यमी के साथ मंथन किया जाएगा। आज कुशाभाऊ ठाकरे की पुण्यतिथि है और आज सीएम शिवराज सिंह चौहान उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये श्रद्धांजलि सभा होगी। बता दें कि सुबह 9 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे और पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे की पुण्यतिथि पर आज इस सभा का आयोजन किया गया है, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ही ये सभा होगी, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इंदौर के ब्रिलियन कन्वेंशन सेंटर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर सम्मिलित हुई। इस दौरान उषा ठाकुर ने घर में हथियार रखने के बयान पर कहा कि घर में हथियार आत्मरक्षा के लिए रखने चाहिए, इसे आत्मरक्षा की दृष्टि से ही लेना भी चाहिए। इसमें गलत क्या है, ये भी उन्होंने सवाल खड़ा किया। सनातन धर्म में ऐसे कोई देवी देवता नहीं है जिनके पास हथियार ना हो, ये भी उनका कहना। वहीं उषा ठाकुर ने लोगों को अपने बच्चों को नाइट कल्चर से बचाने की नसीहत भी दी है। उनका कहना है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। विश्व के 80 देशों से मेहमान हमारे यहाँ पधार रहे हैं। वो हमारे अपने भाई बहनों का स्वागत हम पुरजोर उत्साह पारंपरिक तरीके के साथ करने वाले हैं। ग्वालियर में जहरीली शराब बना रही फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। आपको बता दें कि आबकारी विभाग की टीम ने कंजरों के डेरे पर छापा मारा, जहां गोविंदा, गोपालपुर और चकमियापुर में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। यहां से 30,000 लीटर गुड़लहान नष्ट किया गया। जहरीली शराब बना रहे आरोपी हालांकि मौके से फरार होने में कामयाब रहे हैं। बता दें कि ग्वालियर की ये तस्वीरें हैं और कितनी बड़ी मात्रा में गोविंदा, गोपालपुर से गुड़लहान बरामद किया गया, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हालांकि बाद में इसे नष्ट किया गया, लेकिन जो आरोपी थे वो जरूर मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस अब उनकी तलाश कर रही है। इधर भोपाल में भोजपुर क्लब के जिम मैनेजर को गोली मारने वाले आरोपी की तलाश में पुलिस खाक छान रही है। करीब 150 सीसीटीवी कैमरे अब तक खंगाले जा चुके हैं और पुलिस को घटना से जुड़े कुछ सुराग अब जरूर मिले हैं, जिन पर 4 टीमें काम कर रही हैं। अब तक पुलिस करीब 1 दर्जन संदिग्धों से पूछताछ भी कर चुकी है। वहीं पुलिस सूत्रों का यह दावा है कि सीसीटीवी फुटेज से कुछ स्थिति साफ जरूर हुई है, लेकिन पूरी तरह से अभी नहीं। हालांकि पुलिस अफसरों का यह दावा है कि जल्द ही इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि घटना कमलानगर थाना क्षेत्र में उस वक्त हुई थी जब जिम मैनेजर विवेक पांडे देर रात अपनी महिला मित्र को पार्टी के बाद गर्ल्स हॉस्टल छोड़ने आए थे। इसी दौरान एक अज्ञात युवक ने गोली मार दी थी और वहां से फरार हो गया था। सभी एंगलों पर विवेचना कर रहे हैं, उसमें लव ट्रायंगल पे भी विवेचना कर रहे हैं। जिम को लेके कोई विवाद तो नहीं है, इस बात को भी लेके विवेचना कर रहे हैं। और हम लोगों ने लगभग 15 से 20 संदेहियों से पूछताछ की है। तो ग्वालियर व्यापार मेले पर एक बार फिर से कोरोना का संकट मंडराने लगा है। व्यावसायिक नुकसान से बचने मेला शुरू होने से पहले ही व्यापारी अब दूरी बनाने लगे हैं, जिसके चलते ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण से पार्किंग ठेकेदार ने टेंडर खत्म करने की बात कही है। ठेकेदार ने प्राधिकरण को दिए आवेदन पत्र में यह साफ कहा है कि बीते साल भी कोरोना की दस्तक के चलते व्यापार मेला बीच में ही बंद करना पड़ा था, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ था। वहीं जमा राशि आज तक प्राधिकरण से वापस भी नहीं मिल पाई है। इस बार भी सरकार ने एडवाइजरी अब जारी कर दी है। वहीं प्राधिकरण ने टेंडर शर्तों में भी बदलाव किए हैं, जिसमें एक बिंदु में यह भी कहा गया है कि अगर मेले को बीच में ही रोकना पड़ा तो ऐसी स्थिति में पार्किंग ठेके की जमा राशि वापस नहीं की जाएगी। बता दें कि बीते साल 27 लाख रुपए का नुकसान इस पूरे मामले में हुआ था। साथ ही जमा राशि भी प्राधिकरण ने वापस नहीं की थी, जबकि इस बार 60 लाख का ठेका हुआ है और 33 लाख से अधिक की राशि को जमा करवाया गया है। कोविड की आशंका में ठेकेदार पार्किंग ठेका निरस्त करने की गुहार लगा रहे हैं। अब उसका ठेका उसके नाम से हो चुका है तो उसको आगे की कार्रवाई करना है। और जहाँ तक उसने पत्र देने का सवाल है तो उसने जो पत्र दिया है हमने उसका उत्तर उसको दे दिया है
टेंडर की जो शर्तें हैं उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। तो वो उनसे कह दिया है कि वो यदि लगाते हैं तो ठीक है, उन्हीं को लगाना है, हमने उन्हीं को दिया है टेंडर। हम उनको टाइम देते हैं, यदि वो नहीं लगाएंगे तो फिर हम विचार करेंगे उसमें हम आगे कैसे करेंगे। टेंडर निरस्त कराना चाहता हूँ, मेला चला है इस बार ऑर्डर और मैंने अभी तक ना ही मेले से स्वीकृत लेटर लिया है, ना ही मैंने मेले से वर्क ऑर्डर लिया है। तो मुझे ये अपना टेंडर निरस्त कराना है। 20 लाख रुपए का अभी मेले से मिलना है, वो अभी तक मुझे पैसा मिला नहीं है। नहीं 27 लाख रुपए अभी मैं लॉस में ही हूँ, यानी कमाने का तो कुछ है नहीं है। जितना मैंने पैसा लगाया था वो पैसा नहीं निकला मेरा। अभी मेरा पैसा भी मेले पे। कितने का टेंडर लिया? इस बार 60 लाख का है। और ग्वालियर की एक और खबर आपको बता दें, ग्वालियर में रहने वाले राजस्थान के एक शख्स ने राजस्थान निवासी दामाद पर अपने 3 बच्चों के अपहरण करने का आरोप लगाया है। चाय की दुकान लगाने वाले शख्स ने यह भी बताया कि दामाद के पास गए उसके 3 बच्चे गायब हो गए हैं और उसे आशंका है कि दामाद ने ही बच्चों का अपहरण कर उन्हें बंधक बना लिया है। वहीं ग्वालियर पुलिस इस पूरे मामले की जांच के लिए राजस्थान पुलिस से संपर्क साध रही है। दरअसल गोल पहाड़ी इलाके में रहने वाले रवि कुशवाहा के मकान में किराए से रहने वाले विक्रम सिंह गुर्जर ने ग्वालियर क्राइम ब्रांच में एक शिकायत दर्ज करवाई कि 25 दिसंबर की दोपहर उसका 22 साल का बेटा सत्यवीर बहन से मिलने राजस्थान गया था। सत्यवीर के साथ छोटा बेटा और बेटी भी गए हुए थे। तीनों बच्चे 25 तारीख की रात में ही बड़ी बेटी के पास राजस्थान के भरतपुर जिले के रुद्रपुर थाना के चुरारी गांव में पहुंचे थे, लेकिन रात में छोटे बेटे ने यह बताया कि जीजा प्रवीण गुर्जर ने मोबाइल छीनकर तीनों बच्चों को बंधक बना लिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। बोल के गए कि हम रिश्तेदारी में बहन जी के यहाँ जा रहे हैं। शाम को मेरी बात हुई, बोलने के पापा हम आ चुके हैं यहाँ। सुबह छोटे लड़के ने फ़ोन किया कि पापा हमें बहुत ज़्यादा परेशानी, हमारे साथ मारपीट की है और मोटरसाइकिल की चाबी वाबी निकाल ली और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और आपको वो रिश्तेदार प्रवीण है, प्रवीण लोको। उसमें एक मामला सामने ये आया है कि इसके तरह बताया गया कि उसका एक बच्चा जो 22 साल का है और 2 लड़के और एक लड़की गुम हो गए पिछले 2 दिन से। और वो पहले वकील से चर्चा कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। फिर अभी जन सुनवाई में सबसे पहली बार आए हैं और उन्होंने बोला कि इसमें कार्रवाई की जाए। तो तत्काल थाना प्रभारी को पुरानी चावड़ी को निर्देशित कर दिया गया है वैधानिक कार्रवाई करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कांग्रेस के हाथ जोड़ो अभियान के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए। अरुण यादव को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी मध्य प्रदेश की कमान संभालेंगे। लोधी समाज के कार्यक्रम में पूर्व सीएम उमा भारती का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि कभी नहीं कहते हैं कि लोधी समाज बीजेपी को वोट करे, आजाद हैं, आपको जो सही लगे वो करें। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की हड़ताल जारी। हड़ताल का 14वां दिन। संविदा कर्मी नियमितीकरण और निकाले गए कर्मचारियों की बहाली की कर रहे हैं मांग। ग्वालियर में जहरीली शराब बना रहे कंजरों की डेरे पर आबकारी विभाग की छापामार कार्रवाई। 30,000 लीटर गुड़ लहान किया गया नष्ट। आरोपी मौके से फरार। ग्वालियर चंबल अंचल में कड़ाके की ठंड जारी, जिसे लेकर अब स्कूलों के समय में किया गया बदलाव। सुबह 9:30 बजे से स्कूल लगाए जाएंगे। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। शिवपुरी कलेक्ट्रेट परिसर में जन सुनवाई में आई महिला ने सुनवाई नहीं होने के चलते खुद पर पेट्रोल डाल दिया। महिला का आरोप कि गांव के कुछ लोगों ने षड्यंत्र कर उसकी जमीन को हड़प लिया है और पति को झूठे मामले में फंसाकर जेल भिजवा दिया गया है। टीकमगढ़ के बकुरा गांव में ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक की मौत, जिससे नाराज लोगों ने जिला अस्पताल के मुख्य गेट पर शव रखकर किया चक्काजाम। कटनी के ननवारा खुर्द गांव में 5 लोगों ने महिला के गले पर चाकू से किया हमला कर हत्या की कोशिश। महिला की शिकायत करने बदला आरोपियों ने जानलेवा हमला कर लिया। फिलहाल महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। ग्वालियर के जनकगंज इलाके में खौलते पानी में गिरे 5 साल के मासूम की इलाज के दौरान मौत। 50% से ज्यादा झुलस गया था, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मामले में जांच में जुटी पुलिस। खरगोन में कलेक्टर के निर्देश पर रेत के अवैध भंडारण पर बड़ी कार्रवाई। एसडीएम की टीम ने 15 टन पर रेत समेत 3 हाईवा वाहन किया जब्त। जिले में 5 जगहों पर एसडीएम और खनिज विभाग की टीम ने करी कार्रवाई।